हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैंने कल आप लोगों को डीएनए के बारे में बताया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है या ट्रांसलेशन में क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, आज हम बात करने वाले हैं कि जीन वास्तव में क्या है। व्हाट इज जीन एग्जैक्टली, ठीक है, कि मतलब एक्चुअली में जीन्स क्या होते हैं। चलिए, तो पहले हम एक बार डीएनए यात्रा करते हैं, ठीक है। डीएनए यात्रा का मतलब क्या हुआ, समझना इस चीज को। मान लो कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, ये कोई भी एक सेल है, यानी कि कोई भी एक कोशिका है ना। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। जितनी भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक इस तरह से क्या उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। और इसी केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। बच्चों, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, यूकेरियोटिक्स जो होते हैं, यूकेरियोट्स यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग बहुत एडवांस होते हैं। हम लोग एडवांस किस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रही हूँ, इस चीज को समझिएगा। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ कि जो हमारा जो हम लोगों का जो डीएनए होता है, वो बहुत ही प्रोटेक्टेड उसमें रहता है। क्योंकि अगर डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाएं तो हम लोगों की स्पीशीज तक खत्म हो सकती है, एक्सटेंट हो सकती है, तबाह हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है हमारी कोशिका के अंदर, वो ध्यान दिया गया है डीएनए को प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर, ठीक है। जितनी भी स्पीशीज होती हैं उन सारी स्पीशीज में एक निश्चित नंबर के क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के अंदर कितने होते हैं, 46। हमारे अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। और अगर मैं इसका हाफ करूं तो कितना हो गया, 23। क्लियर। तो 46 है और एक हाफ हुआ तो कितना हुआ, 23। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और 46 को हम लोगों ने क्या बोला, डिप्लॉइड। क्लियर। 46 को हमने क्या बोला, डिप्लॉइड। और इसको हमने क्या बोला, 23 को हम लोगों ने हैप्लॉइड बोला। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर, या जो भी ये चीज है इसमें अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बहुत सिंपल सी बात करेंगे यहाँ पे। आई रिपीट, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। केंद्रक जो है वो क्या है, डीएनए है। केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित है, डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। जो ये डीएनए होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इस डीएनए के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बट डीएनए ऐसे ही नहीं यहाँ पे होता है, ऐसे ही ओपन में नहीं प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। याद रखना, जब कोशिका डिवाइड नहीं कर रही होती है, सेल जब भी डिवाइड नहीं कर रही है, रेस्टिंग स्टेज में है, तो जो डीएनए होता है वो हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो ये किस फॉर्म में है, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में है, ठीक है। क्रोमेटिन को हिंदी में भी क्रोमेटिन ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। जब कोशिका क्या करती है, विभाजित करती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से विभाजन यानी कि डिवीजन पढ़ा होगा अपने 11th और 12th के अंदर। तो जब आपने विभाजन पढ़ा था तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जब भी विभाजन होता है तो जो क्रोमेटिन है ये मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जब भी सेल विभाजित कर रही है, यानी कि सेल डिवीजन कर रही है, उस स्टेज के अंदर हम लोग इनके बारे में बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो इनकी मेटाफेज स्टेट होती है, जहां पे जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल एक इक्वेटोरियल लाइन के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। और उसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ पे ही अगर हम बात करें कि हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र हर एक कोशिका के अंदर होते हैं। गुणसूत्र एक जोड़े में होते हैं। उसी जोड़े को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें कि वो अगर जोड़े के अंदर हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। अगर वो हाफ नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। क्लियर। चलिए, अब अगर हमने ये कहा कि ये जो है ये हैप्लॉइड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हमारा जो डीएनए है अगर वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा। अगर हमारा डीएनए है प्रॉपर तरीके से एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, वो खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसके अंदर बहुत ही आसानी से म्यूटेशन हो सकती है, यानी कि उसके अंदर उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तन आप सभी जानते हैं ना कि सडन चेंज इन अ डीएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन बोलते हैं। चलिए, तो मैंने ये कहा आप लोगों से कि डीएनए जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। तो अब ये कैसे प्रोटेक्शन होती है, आइए देखते हैं इसके अंदर। बेटा डीएनए जो होता है, डीएनए के चारों ओर एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आई रिपीट, डीएनए के चारों ओर प्रोटीन होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे जो H1 जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम देखेंगे तो ये डीएनए कॉइल्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए के इस तरफ इस तरह से यहाँ पे इस H1 की ही लगभग 8 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, किसकी, H1 जो हिस्टोन होता है इसकी 8 सब यूनिट होती हैं जो डीएनए को घेरे रहती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा H2A, H2B, H3 और H4, तो ओवरऑल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है टू प्रोटेक्ट डीएनए। जिनका काम क्या है, डीएनए को प्रोटेक्ट करना, यानी कि डीएनए की रक्षा करना। तो ये डीएनए को बहुत ज्यादा उसमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो, अब अरेंजमेंट कैसे होता है समझना है इस चीज को। अब अगर हम बात करें कि ये जो है, ये जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स का मतलब क्या होता है, ओवरऑल अगर हम न्यूक्लियोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें, जहाँ पे डीएनए के साथ साथ जो प्रोटीन्स आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं एक रस्सी है उसको एक लीनियर उससे बांध दूं तो जो ये है वो तो क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और उससे साथ में क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डीएनए है और साथ में क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, अब ओवरऑल डीएनए जो ये है ये साथ में आपस में जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियोसोम एक लिंकर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए लिंकर। और न्यूक्लियोसोम और लिंकर इन दोनों को हम एक कॉमन नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसोम। इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स और जो डीएनए है, आई रिपीट, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और जो डीएनए होते हैं, ये एक तरह का अगर हम बात करें कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको कंबाइंडली प्रोटेक्शन के लिए, वो स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम से इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसके साथ में, डीएनए के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। अब अगर डीएनए, लिंकर और न्यूक्लियोसोम इन दोनों को अगर हम साथ में बात करें, साथ में जोड़ें, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोसोम्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको, क्रोमेटोसोम्स नाम देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बार समाप्त कर देती हूँ वापस से कि जो आपका जो आपका डीएनए होता है ये बहुत ही प्रोटेक्शन के अंदर होता है। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। दूसरी बात, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर यहाँ पे H1 हिस्टोन प्रोटीन की लगभग 8 सब यूनिट्स होती हैं। इसके अंदर
जो डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, जिसमें H वाला जो है उसकी 8 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ओके, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो डीएनए के साथ में जुड़े हुए होते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। ये न्यूक्लियोसोम डीएनए के साथ में एक लिंकर जुड़ा, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो होता है डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। आई रिपीट, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए होगा उसको हम क्या नाम देंगे, लिंकर नाम देंगे। और न्यूक्लियोसोम और लिंकर इन दोनों को कंबाइंडली हम नाम देते हैं क्या, क्रोमेटोसोम्स बोलते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की तरफ अगर हम चलें तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो और चीजों के बारे में, और टाइप्स ऑफ जीन के बारे में, कि कौन कौन से यहाँ पे जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जीन कहें कि जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट जीन जो है दैट इज कॉल्ड जंपिंग जीन्स, ठीक है। जंपिंग जीन्स जो होते हैं इनको हम ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजोन्स या फिर इनको हम क्या नाम देते हैं, जंपिंग जीन्स। अब ये जंपिंग जीन्स क्या होते हैं समझना, ये एक पूरा एक डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जीन है और वो यहाँ से हटके और यहाँ आ जाए, मतलब कूदता रहे, एक जगह पे टिक के ना बैठे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, अगर वो जीन मूव करते रहते हैं आगे, अगर हम बात करें कि ओवरऑल एक तरह से अपना मूवमेंट जो है वो चेंज करते रहते हैं, अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे जीनों को हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। इनको हम ट्रांसपोजोन्स भी नाम देते हैं। बेटा ये ट्रांसपोजोन्स को हम लोग आजकल किस में यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, इन अपने डीएनए को इसमें इंसर्ट करके दूसरे डीएनए के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हम इन ट्रांसपोजोन्स का यूज करते हैं। सेकेंड जीन जो आते हैं इनको हम बोलते हैं कोडिंग जीन, ठीक है। अब ये कोडिंग जीन्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने क्या कहा था समझना, कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए भी कौन सा वाला, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये चीज मैंने आप लोगों को कल बताई थी। तो जब डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, रेप्लिकेशन, सॉरी, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, और रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन। तो ये वाला जो प्रोसीजर है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन जो है उनको हमने ट्रांसलेशन नाम दिया। तो बेटा यहाँ पे जो डीएनए प्रोटीन की फॉर्म में चेंज हो जाए, आई रिपीट, जो डीएनए प्रोटीन की फॉर्म में चेंज हो जाए, उसी पर्टिकुलरली जीन को हम कोडिंग जीन बोलते हैं। कोडिंग जीन का मतलब होता है कि ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये आगे जाके अपने आप को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ये जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के अंदर कुछ जीन्स जो होते हैं जो कोडिंग के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। ये जो जीन होते हैं ये कौन से होते हैं, कोडिंग, और ये वाले जो जीन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग जीन बोलते हैं। ये कौन से हुए, कोडिंग, जो कोड करते हैं, डीएनए से प्रोटीन बनाएंगे, इनको हम बोलेंगे कोडिंग, और जो नहीं बनाते इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग जीन्स बोलते हैं। चलिए, एक होते हैं जंक जीन्स, ठीक है। जंक जीन्स अगर हम बात करें कि जैसे कि
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन वो नहीं करते, क्या नहीं करते, प्रोटीन्स नहीं बनाते, ये तो हुए किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करूं, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जीन कोडिंग नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, जंक जीन्स बोलते हैं। ठीक है, जो जीन कोड नहीं कर रहे हैं उनको हमने क्या नाम दिया, जंक जीन बोला। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं कि एक कोडिंग सीक्वेंसेस है, उस कोडिंग सीक्वेंसेस से वो स्प्लिट होके किसी दूर जाके वो बैठ जाते हैं, उनको जीन्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इन 1977 के अंदर स्प्लिट जीन का एडिनो वायरस के अंदर उन्होंने बताया था कि हाँ एक कुछ तरह के स्प्लिट जीन्स होते हैं, और इसके बारे में बताने के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो एक बार आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा कि अभी इंट्रॉन्स क्या होते हैं और एक्सॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस होता है भाई, उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग प्रोसेस बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। इसको मैं आज थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसका जस्ट एक हिंट दे रही हूँ। मैंने तुमको क्या कहा कि डीएनए है, डीएनए में मान लो ये एक्सॉन था, ये इंट्रॉन था, ये एक्सॉन था, ये इंट्रॉन था, ये एक्सॉन और ये भी एक्सॉन और ये इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सॉन कौन सा पार्ट होता है, कोडिंग होता है, और इंट्रॉन कौन सा पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी ये इंट्रॉन है इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू सारे इंट्रॉन्स को हटा दिया जाए वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है। ठीक है, आई रिपीट, इन द प्रोसेस इन विच ऑल इंट्रॉन्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, और सिर्फ उसमें क्या रह जाता है, एक्सॉन रह जाते हैं, और वो एक कोडिंग पार्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा कि आरएनए स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग इंट्रॉन को रिमूव करते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग भी बहुत ही अलग अलग टाइप की होती है, आप आगे अपने फर्दर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं कि आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है, यूकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और थोड़ा सा इसको आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। जो भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।